हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में हमने पुर्तगाली कंपनियों के आगमन के बारे में पूरे डिटेल के साथ पढ़ा था। आज हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी में हम लोग पढ़ेंगे कि डचों का आगमन कैसे होता है, या फिर उनके आगमन से पहले डचों की गतिविधियाँ कैसी थी या उनकी कंडीशन कैसी थी, या फिर जब वो भारत में व्यापार के लिए आए थे उस समय उनके उद्देश्य क्या थे, उनकी कंपनी की स्थापना कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले 1596 में भारत आई थी, लेकिन वो उस समय उस कंपनी की स्थापना गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जो डच गवर्नमेंट थी उसके द्वारा नहीं हुई थी। एक व्यापारी के रूप में वे लोग आए थे, और इसलिए जब कंपनी स्थापना का क्रम आपसे पूछा जाता है तो पुर्तगाली के बाद सबसे पहले अंग्रेज की बारी आ जाती है और डच की बारी बाद में आती है, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उनकी कंपनी जो स्थापित हो गई थी वो 1599 में, यानी कि 1599 ईस्वी में ही हो गई थी। और डच थे वो आए थे अंग्रेज़ के पहले, लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना का वर्ष जो है फ्रेंड वो है 1602 ईस्वी। तो चूंकि पहले डच ही आए थे भारत में, इसलिए आज हम लोग पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको डचों के बारे में कुछ बातें जान लेनी ज़रूरी है, ताकि आपको आगे जो है वो अच्छे से सारी बातें समझ में आ सके। फ्रेंड्स, हुआ ये था कि जो डच थे, और आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो ये डच थे उन्हें नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड जो देश है उन्हीं को डच व्यापारियों के नाम से या डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। जो ये डच थे फ्रेंड्स, वो क्या थे कि स्पेन के अधीन थे, यानी कि नीदरलैंड पर स्पेन का अधिकार था। और क्या होता है कि 1580 में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1580 ईस्वी में पुर्तगाल और स्पेन का विलय हो जाता है। तो डच जो रहते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए। और जब ये संघर्ष करते हैं तो आखिरकार इन्हें अंत में जाके स्वतंत्रता मिलती है स्पेन से। लेकिन ये जो पुर्तगालियों का जब विलय होता है स्पेन के साथ, तो ये स्पेन के साथ साथ पुर्तगालियों को भी अपना दुश्मन मानने लगते हैं। यानी कि दुश्मन का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पुर्तगालियों का व्यापार रहता है वो एक प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर सामने आते हैं। किसके? पुर्तगालियों के प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आते हैं। और इसी का परिणाम ये निकलता है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने देखा होगा पिछली क्लासेस में कि जहाँ जहाँ पुर्तगालियों का वर्चस्व था व्यापार पे, वहाँ से डच जो हैं पुर्तगालियों को एक एक करके खदेड़ देते हैं और अपना अधिकार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज आगे देखते हैं कि डचों का आगमन एवं गतिविधियों के बारे में थोड़ा देखते हैं कि उनका आगमन कैसे हुआ और आगमन के समय उनकी स्थिति क्या थी और उनके पहले की उनकी गतिविधियाँ क्या थी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो डच थे, जो नीदरलैंड थे, वो क्या थे कि पुर्तगालियों से प्रतिद्वंद्विता रखते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे ही वे पुर्तगाल से, स्पेन से स्वतंत्र होते हैं, वैसे ही वे क्या करते हैं कि अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को वे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। कब? 16वीं शताब्दी में। आप ये याद रखेंगे। 16वीं शताब्दी में क्या करते हैं कि ये डच जो हैं वो क्या करते हैं कि वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो पुर्तगाली जो भारत में व्यापार कर रहे थे, जो पूरब में व्यापार कर रहे थे, वे क्या करते हैं, पुर्तगाली जो सामान पूरब से लेकर जाते थे लिस्बन। आप याद रखेंगे कि लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। तो जो पुर्तगाली जो पूरब से जो भी सामान लेकर लिस्बन जाते थे, वे डच क्या करते थे कि पुर्तगालियों द्वारा लाए गए सामान को वे लिस्बन से क्या करते थे फ्रेंड्स कि एंटवर्प एक जगह थी, वहाँ पे पहुँचाया करते थे।
और जब ये वस्तुएं एंटवर्प तक पहुंचती थी, उसके बाद एंटवर्प से आगे यूरोप के बाज़ार में ये सामान पहुंच जाते थे। यानी कि जो डच थे या फिर जो वहाँ से जो व्यापारी थे वो यूरोप के अन्य बाज़ारों तक इन सामानों को पहुंचाया करते थे। इससे डचों की क्या हुई कि आर्थिक स्थिति थी जो वो धीरे धीरे थोड़ी मजबूत होने लगी थी। और इसी दौरान क्या किया डचों ने कि अपनी शक्ति को भी संगठित करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका जो ध्यान था वो पूरब की तरफ व्यापार पर भी था और पुर्तगाली जो थे उनको व्यापार के एकाधिकार से हटाना भी था। तो इसी क्रम में उन्होंने क्या किया कि अपनी शक्ति को भी संगठित करना, यानी कि अपनी शक्ति को एक जगह करना, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि जब पुर्तगाली आए थे तो भारत में संगठित शक्ति नहीं थी, उनमें एकता नहीं थी। तो वैसे ही डचों ने भी क्या किया कि अपनी शक्ति को संगठित करना शुरू कर दिया, यानी कि बहुत एकता से ये लोग काम करने लगे। और इन्होंने क्या किया कि नई तकनीकों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, नई जहाज रानियों का निर्माण करना शुरू कर दिया। और जो नए जो विपन्स होते हैं जो व्यापार के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे जहाज रानी होते हैं, और ये सब उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि नई तकनीक का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जहाज रानी में भी नए प्रयोग किए। कि मैंने आपको बताया था कि जो पुर्तगाल और स्पेन थे वो जहाज रानियों के निर्माण में बहुत अग्रणी थे और उनके पास बहुत उन्नत किस्म की जहाज रानियाँ थीं। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जो भौगोलिक खोजों का जो दौर शुरू होता है, यानी कि समुद्री जो मार्ग खोजे गए वो पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा ही खोजे गए थे। लेकिन 16वीं शताब्दी में डचों ने भी, जब वो स्पेन से स्वतंत्र हो जाते हैं, उसके बाद एक तो अपनी शक्ति को भी संगठित करने लगे और नई तकनीक का भी इस्तेमाल करने लगे। और इस नई तकनीक का इस्तेमाल करके जहाज रानियों में भी नए प्रयोग करने लगे। और इसी नए प्रयोग का जो असर दिखा वो बहुत ही डचों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। आइए देखते हैं कि वो कैसे इतना फायदेमंद साबित हुआ। जब ये लोग जहाज रानियों में नए प्रयोग कर रहे थे, उसी क्रम में इन्होंने क्या किया, एक फ्लूट शिप का निर्माण किया। ये एक जहाज का नाम है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखेंगे, ये कोई भारी वर्ड नहीं है। इन्होंने एक फ्लूट शिप का निर्माण किया, कब? 17वीं सदी में। और ये फ्लूट शिप होता क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। फ्लूट शिप क्या था कि यह एक बहुत ही हल्का जहाज था और इसे खेने में बहुत कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। और उस समय जो पुर्तगाली जहाज थे वो इस फ्लूट शिप जहाज की तुलना में बहुत ही भारी थे और उन्हें खेने में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। सच मानिए तो ये फ्लूट शिप जहाज जो था एक डचों द्वारा बहुत ही उन्नत किस्म का बनाया हुआ जहाज निकला ये। अब देखिए, ये जो डच हैं वो तो जहाज़ के निर्माण में पुर्तगालियों से भी आगे निकल गए और चूँकि उन्हें पुर्तगालियों को टक्कर देनी थी, इसलिए वो और ख़ास करके ऐसे जहाज़ का वो निर्माण करना ही चाहते थे। और ये बहुत हल्का जहाज़ भी था और इसे खेने में बहुत कम लोगों की ज़रूरत भी पड़ती थी। और जब ज़रूरत कम पड़ेगी तो आप तो जानते ही हैं कि जब कम लोग जाएंगे तो उन्हें पैसे भी कम लोगों को ही देने पड़ेंगे। इससे उन्हें के खर्च में भी थोड़ी कटौती हुई और वो पैसे भी उनके पास बचने लगे। और जो इसकी तुलना में जो पुर्तगाली जहाज़ थे वो बहुत भारी थे और उन्हें ले आने में बहुत परेशानी होती थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और ये डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी विशेषता थी क्या थी फ्रेंड्स, तो ये आप एक बार देख लीजिए कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो विशेषता थी ये पूरी तरह से एक व्यापारिक कंपनी थी। आप देखते होंगे कि जो पुर्तगाली आए थे उनका व्यापार के साथ साथ छुपा हुआ एजेंडा ये था कि उनको अपने धर्म का भी प्रचार करना था। लेकिन ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका कोई ऐसा मकसद नहीं था और ये सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी जो अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिन रात मेहनत करती थी और नए तकनीकों का इस्तेमाल करती थी और हमेशा यही सोचती थी कि कैसे अपने व्यापार को बढ़ाया जाए। और इसी क्रम में क्या हुआ फ्रेंड्स कि 1609 ईस्वी में
1609 ईस्वी में क्या हुआ कि एम्स्टर्डम में एक्सचेंज कंपनी की एक स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? एक्सचेंज कंपनी की स्थापना कहाँ हुई? तो एम्स्टर्डम में, और आप याद रखेंगे 1609 ईस्वी में। और इसके अलावा भी एक तो एम्स्टर्डम में एक्सचेंज कंपनी की स्थापना होती ही है, लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की भी शुरुआत होती है। कब? 1614 ईस्वी में। तो आप ये दोनों फैक्ट को आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये। 1609 ईस्वी में एम्स्टर्डम एक्सचेंज कंपनी की स्थापना और 1614 ईस्वी में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना। अब आप सोचते होंगे दोस्तों कि आखिर इन स्थापना से डचों को फायदा क्या हुआ। तो अब इससे क्या होता है, फायदा जो स्थापनाएं ये हुई कंपनियों की, उससे क्या हुआ कि आपने देखा पहले कि जो एंटवर्प, लिस्बन से जो एंटवर्प तक पहुंचाया जाता था और वहां से दूसरे यूरोपीय देशों में पहुंचाया जाता था, इससे क्या हुआ, इन कंपनियों की स्थापना से फ्रेंड्स क्या होता है कि एशियाई वस्तुओं की जो बिक्री है वो पुनः एम्स्टर्डम में ही होने लगती है और यह व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन जाता है। वहाँ से फिर दूसरे जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो पूरब से जो वस्तुएं जाने लगी वो एम्स्टर्डम में जाने लगी। और आप देख रहे हैं कि एशियाई वस्तुओं की बिक्री पुनः एम्स्टर्डम में होने लगी और इस तरह से बिक्री होते होते यह फिर से व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया। और जब व्यापार का मुख्य केंद्र बना तो धीरे धीरे जो डच कंपनियां थी वो बहुत ही मजबूत होने लगी। अब देखिए कि इन कंपनियों का उद्देश्य क्या था। जब ये व्यापार करने के लिए पूरब की तरफ आती हैं और तो इनका उस समय उद्देश्य क्या था। तो जैसे ही जब एम्स्टर्डम में स्थापना होती है फ्रेंड्स, कंपनियों की, बैंकों की स्थापना होती है और जब वो व्यापार का मुख्य केंद्र बनता है, तो जब यहाँ से वस्तुएं बिक्री के लिए जाती हैं तो वहाँ की जो डच कंपनियाँ हैं वे देखते हैं कि उन्हें मुनाफा बहुत अधिक मिल रहा है। तो वो क्या सोचते हैं कि क्यों ना हम भी जाकर पूरब में से सीधा व्यापार संपर्क स्थापित करें और सीधा जाकर व्यापार करें ताकि हमें भी मुनाफा बहुत ज़्यादा हो। तो इसी क्रम में वे भारत में यानी कि पूर्वी देशों की तरफ अपना पदार्पण करते हैं और उनका उद्देश्य यही रहता है कि एशियाई वस्तुओं के व्यापार के द्वारा अधिक से अधिक मुनाफा कमाना और जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र था दोस्तों उस पे व्यापार के अधिकार को स्थापित करना। आप इसे ध्यान रखेंगे कि एक तो एशियाई वस्तुओं के व्यापार पर अधिक मुनाफा कमाना और दूसरा हिंद महासागर के क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करना। अब चलिए हम लोग देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में। पहले तो डच व्यापारी आए थे और फ्रेंड्स जब जो व्यापारी जो भारत में आए थे उनका नाम आपको जानना ज़रूरी है। तो जो सबसे पहले, जैसा कि पुर्तगालियों के साथ हुआ था, पुर्तगालियों में वास्को डी गामा आए थे, वैसे ही जो सबसे पहला जो डच यात्री था वो आया था कौन? कार्नेलिस डी हाउटमैन। आप यह नाम याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि पहला डच यात्री कौन था जो भारत आया था। तो ये कौन आते हैं? तो इनका नाम क्या है? कार्नेलिस डी हाउटमैन। और ये कब आता है? तो ये 1596 ईस्वी में फ्रेंड्स ये सबसे पहले सुमात्रा एवं बंताम पहुंचता है। यानी कि पूर्वी देशों की जब ये यात्रा प्रारंभ करता है तो पूर्वी देशों में सबसे पहले ये कौन? ये कार्नेलिस डी हाउटमैन सबसे पहले सुमात्रा और बंताम पहुंचता है 1596 ईस्वी में। और जैसा कि पुर्तगालियों के साथ हुआ था कि जब वास्को डी गामा आए और जब वापस गए थे तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को बताया था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे व्यापार करने में मुनाफा है और हमें वहाँ पे जाकर व्यापार करना चाहिए। ठीक उसी तरह इस कार्नेलिस डी हाउटमैन ने क्या किया कि डच फिर से नीदरलैंड वापस जाता है और वहाँ अपनी गवर्नमेंट को, वहाँ अपनी सरकार को जाकर बोलता है कि हमें एक कंपनी की स्थापना करनी चाहिए जो पूर्वी देशों में जाकर निरंतर व्यापार कर सके, क्योंकि वहाँ व्यापार करने का बहुत फ़ायदा है, वहाँ व्यापार करने से बहुत अधिक मुनाफा प्राप्त होता है।
तो क्या होता है कि जो डचों की जो गवर्नमेंट रहती है, यानी कि जो नीदरलैंड की गवर्नमेंट रहती है फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं कि मार्च 1602 ईस्वी में, कब, आप डेट याद रखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले डच आए तो थे 1596 में ही, लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना होती है मार्च 1602 ईस्वी में। तो क्या हुआ कि मार्च 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा डच संयुक्त कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। किसकी स्थापना कर दी जाती है? डच संयुक्त कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। और कब की जाती है? तो 1602 ईस्वी में। ये आप जो ईयर है उसे आप याद रखेंगे। और जब ये कंपनी की स्थापना होती है तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बहुत बड़े बड़े जो व्यापारी वर्ग रहते हैं, जो बहुत धनी मनी रहते हैं, वो इस कंपनी में शामिल हो जाते हैं कि ताकि वो चाहते थे कि वो भारत की तरफ आकर, पूर्वी देशों की तरफ आकर अपना व्यापार कर सके। तो इस तरह से कंपनी की स्थापना भी हो जाती है और बहुत से व्यापारी उसमें शामिल हो जाते हैं और पूर्वी देशों की तरफ चलते हैं। और अब मैं आपको बता दूं एक बात कि जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, पूर्वी देशों में, तो उसकी कुल आरंभिक पूंजी जो थी, यानी कि आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि जैसे कि आप कहीं व्यापार करने जाते हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप खाली हाथ चले जाते हो। ऐसा तो नहीं होता होगा, आपके पास कुछ पैसे रहते होंगे तभी तो आप कहीं व्यापार करने जाओगे। और यहाँ तो जो डचों द्वारा जो डच संयुक्त कंपनी की जो स्थापना की गई, उसमें तो बहुत बड़े बड़े व्यापारी वर्ग शामिल हुए थे, तो उनके पास तो पहले से ही पैसे थे। तो जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की आती है पूर्वी देशों में भारत की तरफ, तो उस समय उसकी कुल आरंभिक पूंजी थी वो 65 लाख गिल्डर थी। फ्रेंड्स आप यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेंगे, वो क्या थी? 65 लाख थी। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और यह बहुत बड़ी पूंजी थी दोस्तों, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो पूंजी के साथ है वो डच ही भारत में आए थे, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने आए थे। और जब ये डच संयुक्त कंपनी की स्थापना होती है तो उसका नाम क्या रहता है, आपको ये भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये है वेडिंग दे ओस्ते इंडसे कंपनी। आप थोड़ा यहाँ पे सुधार कर लेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स ओस्ते होगा, ओस्ते, तो आप इसे थोड़ा सुधार कर लेंगे। वेडिंग दे ओस्ते इंडिके कंपनी, ये रहता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम इस्तादो द इंडिया था। और आपको ये नाम याद रखने ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो मैचिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये नाम दे दिए जाएंगे और आपसे ये क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग डच के बारे में ही पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग डचों के द्वारा कुछ किए गए काम के बारे में, जो उन्होंने कारखाने स्थापित किए थे उसके बारे में देखेंगे। और जो डच और अंग्रेज़ों के बीच में जो संघर्ष हुए हैं अपना व्यापार पे एकाधिकार करने के लिए, जमाने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी और आप आराम से पढ़ाई कीजिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।